अब हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट कह लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन सबको कवर करेंगे। और हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उसे एक ट्रिक के माध्यम से भी हमने शॉर्ट्स वीडियो में आपको कवर करवाया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति का पद है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, देखिए यह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, और ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रपति से संबंधित पहला आर्टिकल आपके सामने, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये सभी अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 52, देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, याद रखिएगा, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बारे में वर्णन किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 63 में है। किसमें, आर्टिकल 63 में। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 153 में। किसमें, आर्टिकल 153 में, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 53, आज का प्रश्न आपका इसी आर्टिकल से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 53, देखिए संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जितना भी अधिकारी होता है, ये सभी जो भी काम करते हैं, ठीक है, ये सभी राष्ट्रपति के नाम से ही काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आप इस चीज को याद रखिएगा, और इसका वर्णन है आर्टिकल 53 में। ठीक है, और राष्ट्रपति इसका जो उपयोग है, ठीक है, या राष्ट्रपति इस शक्ति का जो प्रयोग है, ये संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 53 का क्लॉज 2, ठीक है, आर्टिकल 53 का क्लॉज 2 में वर्णन किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना का प्रधान होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के हेड होते हैं। ठीक है, और इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 53 के क्लॉज 2 में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल, सब आर्टिकल अनुच्छेद को आप सही कर लीजिएगा। अनुच्छेद 54, देखिए अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 54 में। देखिए इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदन मतलब उच्च सदन, निम्न सदन, यानी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ आप जरूर याद रखिएगा कि इसमें निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ना कि मनोनीत सदस्य। अगर मनोनीत सदस्य की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, एक तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और एक तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में है। आप जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, तो दिल्ली और पुदुचेरी आप जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, आप जरूर याद रखिएगा, 70वां संविधान संशोधन के तहत। आप जानते हैं कि 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले उच्चतम न्यायालय में होता है। कहां पे होता है, उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, तथा उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होता है ये अंतिम होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है, तो आप जरूर याद रखिएगा आर्टिकल 54 में किया गया है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत
का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो संघ के कार्यपालिका का प्रधान होगा, ठीक है, यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति के चुनाव के यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 54 में, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, आप याद रखिएगा, यहाँ पे भूलिएगा मत, ठीक है। मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्य विधानसभा, विधान परिषद नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखिए, अभी हम जस्ट आर्टिकल 54 के बारे में पढ़े हैं, इसको आप सही कर लीजिएगा, आर्टिकल 55 कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 55 देखिए, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जो वर्णन है, चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किसमें किया गया है, याद रखिएगा, आर्टिकल 55 में किया गया है। देखिए आर्टिकल 54 और 55 में कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 54 में निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, और 55 में चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, चुनाव की प्रक्रिया का, ठीक है, और उसमें निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। देखिए तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल 56, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का जो पदावधि है ये कब से कब तक का रहता है, याद रखिएगा, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि है ये आपका 5 वर्ष का है, और कब से होता है, पद ग्रहण करने की तारीख से, ठीक है, जिस दिन वो शपथ लेता है उस तारीख से राष्ट्रपति का जो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका वर्णन है आर्टिकल 56 में। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए, ठीक है। आर्टिकल 56 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है आपके सामने। देखिए इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी जो है, इसमें वर्णन किसका है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, देखिए महाभियोग जो है ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का एक प्रकार का प्रक्रिया है, कौन सा, महाभियोग। देखिए अगर आपसे पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन तब होगा आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, तो उस टाइम पे आप गलती मत करिएगा। उसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में है, ठीक है। वैसे आप जब एग्जाम में ये प्रश्न बनता है तो डायरेक्ट आपके सामने आर्टिकल 56 रहेगा, ठीक है। तो इतना क्लॉज सब क्लॉज आपको नहीं पूछेगा, ज्यादातर नहीं पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम पढ़ेंगे पूरे आर्टिकल 61 के बारे में कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, और अभी तक कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिसके ऊपर महाभियोग लगा है, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी तक कोई भी राष्ट्रपति भारत के ऐसे नहीं हुए हैं जिनके ऊपर महाभियोग लगा हो, ठीक है। कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर आज तक महाभियोग नहीं लगा। आगे देखिए, चलिए अगला आर्टिकल है आपके सामने आर्टिकल 57। देखिए इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, यानी एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति पद पर ग्रहण कर सकता है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में किसका वर्णन है, देखिए इसमें वर्णन है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी योग्यताएं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की कुछ मतलब योग्यताएं हैं। कौन कौन सी योग्यताएं हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला योग्यता है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। फिर है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। फिर है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं का वर्णन किया गया है ये आपका आर्टिकल 58 में किया गया है, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा। और योग्यता के लिए क्या क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है।
आगे देखिए, आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के नामांकन के लिए। और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के लिए अगर पूछे तो 20-20 का रहता है 20-20, और राष्ट्रपति के लिए आपका रहता है 50-50। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जमानत राशि। जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जमानत राशि रखा गया है 15,000 रुपया रखा गया है। और आप जानते हैं कि यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत अगर प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, उसको वापस नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को आप जानते हैं कि इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनसंख्या से तात्पर्य है ये वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित है। अभी भी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें जो जनसंख्या लिया जाता है ये वर्ष 1971 की जनगणना के समय में जो भारत की जनगणना थी, जनसंख्या थी राज्य की, उसी को लिया जाता है। ठीक है, और 84वां संविधान संशोधन के तहत आप याद रखिएगा, 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, इसके तहत इसको 2026 तक फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, यानी जो जनसंख्या लिया जाएगा ये वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा ही निर्धारित होगी। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 59, आर्टिकल 59। देखिए, इसमें कहा गया है कि यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के किसी विधानमंडल का किसी सदन, मतलब आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, ये आपका सदन है, दो संसद के सदन है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, और अगर बात करें विधानमंडल की किसी सदन, विधानमंडल के दो सदन कौन कौन होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। ठीक है, तो यदि संसद के दो सदन है आपके, राज्यसभा लोकसभा, और राज्य के विधानमंडल के दो सदन है आपके, विधानसभा और विधान परिषद, का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, अगर इन सभी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 59 में है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, आर्टिकल 60, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल जितना भी सम वाला आर्टिकल है जरूर याद रखिए। आर्टिकल 52, आप जानते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 56, आप जानते हैं कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। कितने कार्यकाल होता है इसका, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। फिर है आर्टिकल 58, अभी जस्ट पढ़े हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं का इसमें वर्णन किया गया है कि उसमें क्या क्या राष्ट्रपति के लिए योग्यता होनी चाहिए। फिर है आर्टिकल 60 में आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के शपथ की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये जो सम वाले आर्टिकल हैं आप इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, आर्टिकल 60 में क्या है वर्णन, कि राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ, ओथ का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन किया गया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, ये शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह होता है। और आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का वेतन होता है ये आयकर से मुक्त होता है, यानी इनकम टैक्स से मुक्त होता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अब हम आर्टिकल 61 के बारे में पूरी डिटेल से देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 61 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग क्या है, इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। देखिए, महाभियोग जो है ये राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, आपका महाभियोग। और इस प्रक्रिया का जो वर्णन है ये आर्टिकल 61 में है। ठीक है, अब देखिए, महाभियोग के बारे में हम पूरी डिटेल से देखते हैं।
देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तब संसद के किसी सदन द्वारा। आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन से, राज्यसभा और आपका एक है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन का, ठीक है, जो सदन महाभियोग लगा रहा है राष्ट्रपति पर, उसका ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को वो 14 दिन पहले एक लिखित सूचना दे और साथ ही साथ उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो। उस लिखित सूचना पर 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है। जो सदन महाभियोग लगाता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का प्रक्रिया है, जो स्टार्ट करता है जो भी सदन, सबसे पहले उसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देना होगा, ठीक है। और इस लिखित सूचना पे 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जब ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा, उसके बाद, ठीक है, याद रखिएगा, उसके बाद जब 2/3 सदस्यों द्वारा इसे पारित कर दिया जाएगा, तब यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है। दूसरे सदन में, मान लीजिए अगर उच्च सदन ने महाभियोग लगाया है, तो उसके बाद यह निम्न सदन में जाएगा, ठीक है। और निम्न सदन में जाने के बाद तब दूसरा सदन क्या करेगा कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, ठीक है। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कराएगा और ऐसी जांच, राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव और जांच के बाद जो प्रस्ताव आएगा, अगर उसको जो आरोप अगर सिद्ध कर दिया जाता है और आरोप सिद्ध किए गए प्रस्ताव पर अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, अगर वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी, ठीक है। तब समझा जाएगा कि हाँ, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया है ये सत्य है और उस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा, ठीक है। वैसे अभी तक ये भारत में नौबत नहीं आई है, आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है। आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। महाभियोग लगा है किसके ऊपर, तो याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल हुआ था वारेन हेस्टिंग्स, जिसके ऊपर बर्क द्वारा, जब ये ब्रिटेन गया था तो बर्क द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगा था, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये भी बाद में 1795 ईस्वी में महाभियोग से मुक्त हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो महाभियोग भारत में क्या किसी राष्ट्रपति के ऊपर लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और महाभियोग एकमात्र गवर्नर जनरल पे लगा था, किसके ऊपर, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। आप आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक तो एक लाइन से आप याद रखिएगा, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक तो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इससे एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 क्या कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं देश के, ये कभी भी विदेश दौरे पे जाते हैं और कोई भी संधि करते हैं तो किसके नाम से समझा जाता है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी भारत सरकार का समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 में किसका वर्णन है, संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार का वर्णन किया गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 86 में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आर्टिकल 108, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 108 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति, और इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 108 में है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 111, देखिए आर्टिकल 111, इसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक अगर वो धन विधेयक ना हो तो धन विधेयक को छोड़कर बाकी जो विधेयक होगा उसको पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकेगा, ठीक है। तो इन सब का वर्णन है आर्टिकल 111 में। देखिए धन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है, कारण है कि इसे राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, ये सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत की जाती है। मतलब धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है, तब इसको राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है
है, इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को नहीं लौटाता है। ठीक है, ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है। अब देखिए धन विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल 110 में है। और यहां आप 3 आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा एक लाइन से। वित्त विधेयक का वर्णन है आर्टिकल 117 में, धन विधेयक आर्टिकल 110, वित्त विधेयक है आपका आर्टिकल 117, और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट के नाम से भी जानते हैं, इसका वर्णन है आर्टिकल 112 में। ठीक है, तो धन विधेयक यानी मनी बिल का वर्णन है आपका आर्टिकल 110 में, काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक का वर्णन है आर्टिकल 117 में, और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोला जाता है, इसका वर्णन है आर्टिकल 112 में। ठीक है, और धन विधेयक को राष्ट्रपति, याद रखिएगा, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को नहीं लौटाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल 123, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा के एग्जाम में और कई एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। आर्टिकल 123 काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके जाइएगा। देखिए इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और राज्य में राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत याद रखिएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब है आपके सामने आर्टिकल 72। देखिए आर्टिकल 72 के तहत याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 72 में। और राज्यपाल को याद रखिएगा आर्टिकल 161 में। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। और याद रखिएगा कि मृत्यु दंड की जो सजा है, मृत्यु दंड केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। ठीक है, यहां पे राज्यपाल का पावर नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। तो एक बार तीनों आर्टिकल का आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। और देखिए राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल 123 है और राज्यपाल के जो आर्टिकल 213 है, दोनों में देखिए नंबर सेम है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और राज्यपाल को आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है, क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। और याद रखिएगा कि मृत्यु दंड की सजा केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, इसमें राज्यपाल को पावर नहीं दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, आगे देखिए मंत्रिपरिषद से परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। ठीक है, किसके परामर्श से? मंत्रिपरिषद से परामर्श से। ठीक है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। कौन कौन से? याद रखिएगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया जो आपात है, इसको हम लोग राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, जिसका वर्णन है आर्टिकल 352 में। और अभी तक भारत में कुल कितने बार राष्ट्रीय आपात लगा है? 3 बार लगा है। कब कब? 1962, 1971 और 1975 में। देखिए 1962 और 71 में जो लगा था, ये बाह्य आक्रमण के कारण लगा था, और 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के कारण। किसके कारण? आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। दूसरा देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, इसका वर्णन है आर्टिकल 356 में। किसमें है? आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। देखिए फिर वित्तीय आपात, वित्तीय आपात का वर्णन है आर्टिकल 360 में। वित्तीय आपात का वर्णन है आर्टिकल 360 में। और वित्तीय आपात का प्रावधान कहां से लिया गया है? आप याद रखिएगा, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। ठीक है, तो आर्टिकल 61 का प्रयोग अगर पूछे कि क्या आर्टिकल 61 का प्रयोग एक बार भी भारत में हुआ है, तो लिखिएगा नहीं। ठीक है, यानी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर आज तक महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। और वित्तीय आपात भी हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। कब कब? 1962, 71 और 75। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। ठीक है, राष्ट्र का नेतृत्व राष्ट्रपति नहीं करता है, राष्ट्र का केवल प्रतिनिधित्व करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है।
किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन है आर्टिकल 148 में, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो 2 बार राष्ट्रपति अब तक निर्वाचित होने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन ऐसे व्यक्ति हैं? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, ठीक है। आगे देखिए, बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, ठीक है। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। आगे देखिए, नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा नीलम संजीवा रेड्डी, ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर पूछे कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। और अब तक एकमात्र यही बनी है महिला में प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति अभी वर्तमान में आपकी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड की राज्यपाल थी, ठीक है। देखिए, इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ है, आप इस बात को भी याद रखिएगा। आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु किनकी हुई थी? तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की हुई थी, ठीक है। तो अगर पूछे कि सर्वप्रथम किनकी मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन की हुई थी, ठीक है। और ऐसे 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। किनका? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का, ठीक है। देखिए, सबसे कम पढ़े लिखे भारत के राष्ट्रपति कौन हुए हैं? अब तक के इतिहास में सबसे कम पढ़े लिखे भारत के राष्ट्रपति हुए हैं ज्ञानी जैल सिंह। कौन हुए हैं? ज्ञानी जैल सिंह। नाम तो है ज्ञानी जैल सिंह, लेकिन ये अब तक के सबसे कम पढ़े लिखे भारत के राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम ज्ञानी जैल सिंह के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह ये राष्ट्रपति के पद पे 1982 से 87 ईस्वी तक रहे थे। देखिए, इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था। देखिए, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पॉकेट बीटों का प्रयोग किए थे? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह जो कि भारतीय डाकघर विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए पॉकेट बीटों का प्रयोग किए थे, ठीक है। तो पॉकेट बीटों का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं अभी तक ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। आगे देखिए, आर्टिकल 65 के बारे में आप जरूर याद रखिएगा कि इसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के किसी कारणवश नहीं रहने पर यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 65 में है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 65 में, जरूर याद रखिए।